गुड मॉर्निंग। बोले क्या डाउट्स? डाउट्स है, डाउट्स आज डाउट जो भी काइनेमेटिक्स का डाउट है उसको डिस्कस करें। काइनेमेटिक्स। एक मिनट, एक मिनट बोलो। बोलो क्या डाउट्स? काइनेमेटिक्स टू एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स है। 34, 35। 34, 35। जेई में विंडो टू जेई हो गया। 2, 4, 5, 6। 6 को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया मैंने। 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 6 पे ग्राफ है ना कुछ। एक ग्राफ डिस्कस किया हुआ है, हाँ 6 को डिस्कस किया हुआ है। ग्राफ में बताया था मैंने 6 वाला था। 6 को मैंने डिस्कस किया हुआ है ग्राफ। देखो 34 क्या है, एक्सरसाइज 34। ये 8, 12, 9th भी है। लास्ट क्लास से पहले जब ग्राफ बता रहा था तभी बताया था, देखना। लास्ट वीक में बताया था शायद। क्या दिया हुआ है? अ बोट मैन could row his boat with a speed 10 meter per second. He wants to cross the river perpendicularly, just opposite on the other bank of the river, flowing at a speed of 4 meter per second. Yes sir. इसकी स्पीड जो है वो इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये वाली वैल्यू आपको गिवन है। 10, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये वाली वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है कि रिवर की वेलोसिटी जो है वो कितनी है। वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है ये 4 मीटर पर सेकेंड। बोले सर ये आप इस डायरेक्शन में आप क्यों अज्यूम कर रहे हो? अगर ये इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो ये कभी भी ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच नहीं पाएगा। अगर ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो कभी भी बी पॉइंट पे आ पाएगा क्या? नहीं। बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए इसको इसी डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा? बोट को थ्रो करना पड़ेगा इसी डायरेक्शन, है ना। इसको थीटा मान लीजिए, ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है। इसका मतलब ड्रिफ्ट जीरो। तो ड्रिफ्ट की वैल्यू जीरो हो गई। तो ड्रिफ्ट जब जीरो हो जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? वी आर बाई वी बी आर। तो यहाँ से साइन थीटा क्या आ जाएगा? 4/10, 2/5। थीटा कितना आएगा? साइन इनवर्स 2/5। अब ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। एट राइट एंगल्स ऑफ साइन इनवर्स 2/5,
with PQ up, क्या बोल रहे हैं, वी आर क्या है डायग्राम में, एक बार रीड तो करो क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करो फिर पूछो सर वी आर क्या है डायग्राम। ठीक है, रीड कीजिए क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा वी आर क्या है। तो 4 गिवन है तो 4 ही होगा ना, गिवन 4 है तो 4 ही होगा। ये गिवन है 4 और ये गिवन है 10। ये पी क्यू क्या है यार, पी क्यू तो कुछ गिवन ही नहीं। एट राइट एंगल ऑफ साइन इनवर्स 2/5 विथ पी क्यू ऑफ दिस स्ट्रीम। रीड तो करने दो यार, रीड तो करने दो एक बार, 1 मिनट ये बता, हाँ वही पी क्यू यही होगा और दूसरा तो हो नहीं सकता। अब मुझे बताओ, अभी एक बार सॉल्व, इतना सॉल्व किया, अब आगे रीड करने दो, एक्सप्लेन करूंगा ही, ऑब्वियस है ना, एक्सप्लेन करूंगा यार, थोड़ा सा पेशेंस तो रखो। ये होगा पी, ये बताओ, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ये डाउन दिस स्ट्रीम तो नहीं है, अप दिस स्ट्रीम है, कितना है, अप दिस स्ट्रीम। तो आंसर क्या हो जाएगा, इस पी क्यू से कितना एंगल पे है ये, पी क्यू से थीटा एंगल पे है, तो एट एन एंगल ऑफ क्या, एट एन एंगल ऑफ थीटा, एंड थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2/5 विद पी क्यू एट एन एंगल ऑफ थीटा विद पी क्यू डाउन द स्ट्रीम, ये अप द स्ट्रीम, डाउन द स्ट्रीम नहीं, अप द स्ट्रीम। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, एट एन एंगल ऑफ साइन इनवर्स 2/5 विद पी क्यू अप द स्ट्रीम। आंसर बी हो जाना चाहिए, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एट राइट एंगल नहीं है वो, एट एन एंगल लिखा होना चाहिए, राइट एंगल का तो कोई मतलब नहीं, राइट एंगल ऑफ दिस, नहीं तो दोनों सेम हो जाएगा फिर ना, एट एन एंगल ऑफ इतना, राइट एंगल का, राइट एंगल ऑफ साइन इनवर्स 2/5, उसका कोई कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, राइट एंगल ऑफ, राइट एंगल ऑफ इतना, आंसर इसका 2 हो जाएगा, आंसर अपने को पता है 2 है, एट एन एंगल ऑफ थीटा, थीटा इज साइन इनवर्स 2/5 विथ पी क्यू ऑफ द स्ट्रीम। क्वेश्चन खत्म। 35, a boat moves relative to water with a speed, with a velocity which is n times the river flow. At what angle the stream direction the boat is rowed to minimize drifting? तो यहां से क्या आएगा, टू द रिवर स्ट्रीम, इस डायरेक्शन में जा रहा है रिवर, इसकी स्पीड को यू अज्यूम कर लेता हूँ, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, वी एस आर की स्पीड कितनी होगी, या वी बी आर की स्पीड कितनी होगी, एन यू, ये ग्रेटर है इस, ये क्या है, ग्रेटर है इससे, इसका मतलब इस केस में ड्रिफ्ट की वैल्यू 0 हो सकती है, इस केस में ड्रिफ्ट की वैल्यू 0 हो सकती है, तो इस केस में ड्रिफ्ट को 0 कर देता हूँ, ड्रिफ्ट 0 होगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी आर बाई वी बी आर, तो यहाँ से साइन थीटा क्या आ जाएगा, यू बाय एन यू, कैंसिल, थीटा कितना आ गया, साइन इनवर्स 1/n। अब एंगल किससे पूछा गया है, एंगल आपको बताना है, एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन, स्ट्रीम डायरेक्शन ये इससे एंगल पूछा गया है, तो इससे एंगल कितना होगा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 मतलब पाई बाई, थीटा कितना है, साइन इनवर्स 1/n, यही आंसर होगा, साइन इनवर्स 1/n, ये समझ में क्वेश्चन क्या आएगा, 90 प्लस थीटा, तो पाई/2 प्लस, यही हो गया आंसर, यही क्या हो गया।
क्वेश्चन नंबर 27 भी देख लो। सर थोड़ा नीचे जा सकते हो एक बार? देखो यार, तो VBR दिया हुआ है 13, VR दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द डिफरेंस? डन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द डिफरेंस इन टाइम्स टेकन बाय हिम टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ इन शॉर्टेस्ट टाइम? तो शॉर्टेस्ट पाथ
यहाँ पे तो ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा बिकॉज वी बी आर ग्रेटर है वी आर से। तो शॉर्टेस्ट पाथ के केस में ड्रिफ्ट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये वी बी आर है, ये थीटा है, और ये वी आर है ना। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या आ जाएगा इस केस में, बिकॉज वी बी आर ग्रेटर है वी आर से, तो ड्रिफ्ट जीरो हो गया। ड्रिफ्ट जीरो होने के लिए क्या होता है, ड्रिफ्ट की वैल्यू जीरो हो गई, तो साइन थीटा कितना जाएगा, वी आर बाई वी बी आर। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ गई आपको 5/13। और आप एक ट्रायंगल बना लेंगे, तो ट्रायंगल से ये वाली वैल्यू थीटा है, तो ये 5 आ गया, ये 13 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा यार, 12 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 12। तो ये वाला जो इसका कंपोनेंट होगा, ये हो जाएगा वी बी आर कॉस थीटा, और ये कितना है, 156 मीटर। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, इसी स्पीड से ये क्रॉस कर रहा है, तो इस केस में T1 बोल देता हूँ। T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 156 बाई वी बी आर कॉस थीटा। 156 बाई वी बी आर कॉस थीटा। वी बी आर की वैल्यू है 13, कॉस थीटा कितना जाएगा, 12/13। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 से 1 और 3, 13 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 13 सेकेंड लग रहा है अभी इसको क्रॉस करने। सेकेंड क्या बोला, शॉर्टेस्ट टाइम मतलब मिनिमम टाइम। तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए इसको किस डायरेक्शन में स्विम करना पड़ेगा, तो इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम करना पड़ेगा। वी बी आर इस डायरेक्शन, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए ये परपेंडिकुलर होगी। तो इसी स्पीड से ये क्या करेगा, 156 मीटर को क्रॉस करेगा। तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 156 बाई वी बी आर। ये जाएगा 156/13, तो ये आ जाएगा 12 सेकेंड। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, T1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 माइनस 12। आंसर 1 सेकेंड आ जाएगा, आंसर 1 सेकेंड। कॉपी करना। क्लास नोट्स एक बार देखिए, क्लास नोट्स देखो ना यार, उसमें शॉर्टेस्ट टाइम के लिए कुछ अलग बताया गया है, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए कुछ अलग बताया गया है। ठीक है, देखिए एक बार। डन। नेक्स्ट। विंडो, सेकेंड क्वेश्चन। अ कार
अभी ज्वाइन किया है क्या लेक्चर? अरे अभी ज्वाइन किया है क्या लेक्चर? कभी भी आता है सर, फर्स्ट पेज सेकंड पेज, स्क्रीनशॉट लो इसका। डन। क्वेश्चन नंबर 2, a car starting from rest accelerates at the rate of f through a distance s, then continues at constant speed for time t, and then decelerate at the rate of f by 2 to come to rest. If the total distance traveled is 15s, okay 15s, then s की वैल्यू बतानी है। okay. देखो यार, आप डायरेक्टली भी ऐसा सॉल्व कर सकते थे, वीटी ग्राफ, वीटी क्या किया पहले, ये रेस्ट से एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू एफ है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है, टाइम गिवन नहीं है ना, बट ये इसका जब एरिया फाइंड करोगे वो डिस्टेंस देगा, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्टेंस देता है, ये डिस्टेंस गिवन है s, तो इसका जब आप एरिया फाइंड करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी यार, v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस at1, तो ये हो जाएगा ft1 होगा ना, t1 है तो ft1 आ जाएगा, तो इसका एरिया क्या लिखोगे आप, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाली हाइट, हाइट क्या हो जाएगी v, एरिया क्या है डिस्टेंस s इक्वल्स टू हाफ t1 इंटू एफ t1, तो यहाँ से 2s एफ t1 स्क्वायर, तो अगर मुझे t1 की वैल्यू कभी फाइंड करनी होगी तो मैं इसको यूज कर लूंगा ऐसे, ठीक है। आगे क्या बोला है कि देन कंटिन्यूस एट कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम t, तो यहाँ से ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है कितने टाइम तक, t टाइम, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा a2, तो यहाँ पे v है और ये v कांस्टेंट है, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, तो इसका एरिया क्या होगा दिस इनटू दिस, ये वाली वैल्यू v और ये वाली वैल्यू t, तो हो जाएगा vt, तो मैं a2 की वैल्यू को लिख देता हूँ, a2 क्या आ जाएगा आपका, ये a1 है, a2 क्या हो जाएगा vt, तो v t1 ये क्या हो जाएगा f t1 इंटू टी, एफ t1 इंटू, ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ t1 की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर सकते हैं 2s बाई एफ, 2s बाई, फिर क्या कर रहा है वो रिटार्ड कर रहा है और फाइनली रेस्ट में आ जा रहा है, फाइनली किस में आ जा रहा है रेस्ट, कितने से f/2 से रिटार्ड कर रहा है, तो इस वाले इक्वेशन को अगर आप लिखोगे इसमें तो यहाँ से क्या आ जाएगा v फाइनल इक्वल्स टू v इनिशियल प्लस 8, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी vt1 है, v है, फाइन रिटार्ड कर रहा है f/2 से, इसको आप t2 बोल दीजिए, ये वाला टाइम t2 इंटू t2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा f/2 t2 इक्वल्स टू v, तो f/2 t2 इक्वल्स टू v की वैल्यू कितनी है ft1, तो f से f कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से t2 की वैल्यू हो जाएगी 2t1, सही लिखा क्या मैंने, t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2t1, तो इसका मतलब इसको भी आप s के टर्म्स में लिख सकते। अब देखो टोटल डिस्टेंस गिवन है, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस है 15s, तो टोटल डिस्टेंस किससे आएगा, इस टोटल का एरिया फाइंड करने से आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस किससे आएगा, इस टोटल का अगर मैं एरिया फाइंड कर लूं तो उससे अपना आंसर आ जाएगा, तो एरिया कितना होगा यार, टोटल एरिया कितना होगा, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ट्रेपीजियम है, एक ये साइड है और एक ये साइड है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये कितना आएगा पैरेलल साइड t1 प्लस t प्लस t2, ये तो एक साइड हो गया, दूसरा साइड का क्या होगा t,
इनटू हाइट, हाइट क्या है v, हाइट क्या है, इसी की वैल्यू दी हुई है 15s, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा t प्लस t1 की वैल्यू t1 है, t2 की वैल्यू को क्या लिखोगे 2t1 प्लस t, ये हो जाएगा 2t, v की वैल्यू है ft1, सॉरी v की वैल्यू क्या है ft1। यहाँ से वैल्यू पुट करने से आंसर नहीं आएगा क्या, वैल्यू पुट कर दूं तो कुछ आंसर आएगा क्या इसका? क्या बोल रहे हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना, इससे कुछ और एरिया फाइंड कर लेते हैं अपन, इसको A3 बोल देते हैं, कुछ आ जाएगा अपना यहाँ से कुछ आ जाएगा, इसका एरिया कितना आएगा A3, हो जाएगा हाफ इंटू वी इंटू T2, तो हाफ v कितना है ft1 और ये कितना है 2t1, तो ये कितना आ जा रहा है ft1 स्क्वायर, तो देखो यहाँ से ft1 स्क्वायर की वैल्यू है 2s, ft1 स्क्वायर की 2s क्यों लिखा मैंने, ओके, ft1 स्क्वायर की वैल्यू है 2s, ये आ जाएगा 2s ft1 की, तो देखो इसका कितना आ गया, इसका एरिया s है, इसका एरिया 2s है, तो इसका एरिया कितना आएगा 13s, ये 12s, नहीं समझा, अरे ये s हो गया ना, ये तो गिवन है, ये 2s फाइंड किया ना अभी, तो ये 3s हो गया ना, तो ये कितना आएगा 12s, 12s होगा ना, टोटल डिस्टेंस 15s है, तो ये 12s होगा, अरे ये बात आई समझ में, ये कितना होगा 12s, तो मैं t1 को s के टर्म्स में फाइंड कर लूंगा, फिर मैं ये बोल रहा हूँ उसका जो एरिया आएगा a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15s माइनस a1 प्लस a3, तो ये कितना था vt, ये है 15s माइनस ये s और ये 2s, तो 3s, v की वैल्यू क्या है ft1 इंटू टी इक्वल्स टू 12s, तो यहाँ से मुझे t1 एक सिंपल दिखेगा, तो मैंने इससे ऐसे फाइंड कर ना, अभी टोटल एरिया का इक्वेशन लिख दो, इस वाले एरिया का टोटल एरिया का इक्वेशन लिख दो, टोटल एरिया क्या आएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड t1 प्लस t2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू क्या है v, टोटल एरिया कितना है 15s, 15s इक्वल्स टू हाफ, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये t1 है, ये t है, एक और t आएगा इंटू v, ये t है और ये वाली वैल्यू 2t1 है प्लस t है, और ये वाली वैल्यू v f t1 पुट कर देता हूं मैं, 15s ये इस साइड 2 को लाओ 30s हो जाएगा इक्वल्स टू 3t1 प्लस 2t, f t1 की वैल्यू क्या आई अभी 12s बाय एफ टी, एफ से एफ कैंसल आउट हो जाएगा, एस से एस कैंसल आउट हो जाएगा, 6 से 2 टाइम्स में जाएगा, 6 से 5 टाइम्स में जाएगा, इसको इस साइड लाइए, 5s इक्वल्स टू 3t1 प्लस 2t इंटू 2, तो ये हो जाएगा 5s इक्वल्स टू 6t1 प्लस 4t, इसको इस साइड लाइए 5t ना, 5s 5, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 61, तो t कितना आ जाएगा 12s बाय 6 इंटू 12s बाय एफ टी, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 1/72 इंटू एफ टी स्क्वायर, 1/72 इंटू एफ टी स्क्वायर, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है यार, इसका कोई मतलब नहीं रहा फिर ये फाइंड करने का, है ना, इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, तो पहले इसका एरिया देखो क्या किया मैंने, ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ऐसा आप भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसका टाइम गिवन नहीं है t1 अज्यूम किया, तो यहाँ पे वेलोसिटी आई, वेलोसिटी आई, इसका एरिया फाइंड कर दिया, एरिया कितना है इसका s, डिस्टेंस देता है, डिस्टेंस गिवन है s, तो यहाँ से 2s की वैल्यू क्या हो जाएगी ft1 स्क्वायर, इक्वेशन 1 मान लो,
अब ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है कितने टाइम तक, टी टाइम तक, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये रेक्टेंगल है तो v इंटू टी, तो v की वैल्यू क्या है ft1 इंटू टी, इतना लिख दो। इसका क्या आ जाएगा, पहले इसके लिए टाइम फाइंड कर लो, तो t2 की वैल्यू 2t1 हो जाएगी, एरिया क्या आ जाएगा हाफ, ये वाली हाइट v है और ये t2 है, हाफ v t2, t2 की वैल्यू पुट कर दिया 2t1, तो ये हो जाएगा ft1 स्क्वायर, ft1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2s फ्रॉम 1, तो ये 2s आ गया है और ये s है, टोटल डिस्टेंस कितना है 15s, ये s ये 2s, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 12s, इसकी वैल्यू कितनी होगी 12s, तो a2 को क्या लिख दिया, a2 क्या हो जाएगा 15s माइनस दिस, तो 12s आ गया, और v ये क्या हो जाएगा vt, vt क्या है ft1 इंटू टी, तो t1 की वैल्यू 12s बाय ft, 12s बाय ft। अब टोटल एरिया अपने को पता है 15s, तो टोटल एरिया यहां से फाइंड कर लिया a दिस, यस, या आगे आप इसको सॉल्व करते ना, इससे भी आ सकता था आंसर, इससे कैसे आंसर आता, देखो यहाँ T1 की वैल्यू क्या है 12s बाई एफ टी, T1 को पहले फाइंड किया था कुछ यहाँ से कुछ फाइंड किया था, इक्वेशन 1 से T1 को क्या लिखोगे 2s बाई एफ, अंडर रूट 2s बाई एफ, तो इसको क्या लिख देते आप अंडर रूट 2s बाई एफ इक्वल्स टू 12s बाई एफ, जरूरी नहीं है ये सॉल्व करने का, आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, कहाँ से आया ये फ्रॉम 1, फ्रॉम, अब देखो यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 2s बाई एफ इक्वल्स टू 144s स्क्वायर बाय एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, एक एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 72 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ से आपको एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा एफ टी स्क्वायर बाय 72 इक्वल्स टू एस, तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ये सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट भी कोई नहीं होगी, कोई नीड नहीं है फिर इसको सॉल्व करने, ये इतना आ गया आपका, T1 की वैल्यू पुट कर दीजिए आंसर है। हाँ उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मल मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मल मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ जरूरी कंपलसरी नहीं है कि आप ग्राफ से ही, एक मिनट ठीक है, कॉपी कर लो एक बार पहले इसको, अरे पहले कॉपी तो कर लो इसको भाई, एक बार बोल रहा हूँ कॉपी करो पहले, थोड़ा पेशेंस रखो यार, ठीक है। क्या A1 A2 A3 क्या, किसको नहीं सॉल्व किया, सबको सॉल्व किया, ठीक है। अरे A1 से रिलेशन ये आया, A2 से रिलेशन ये आया, तो A3 का भी यूज करेंगे ना सॉल्व करने के लिए, जिससे आंसर आएगा उससे सॉल्व करेंगे, जिससे आंसर नहीं आएगा उससे सॉल्व करेंगे। A1 और A3 से क्या रिलेशन आ रहा है, A1 तो ऑलरेडी गिवन है S, तो इससे एक रिलेशन फाइंड किया ना T1 का रिलेशन, A3 की वैल्यू 2s आई ना उस T1 के रिलेशन से, तो इसका यूज कर चुके हैं ना, तो अब A2 को देखेंगे ना, A2 को चेक करेंगे, फिर उसमें पुट किया ना वो वैल्यू, जिससे आंसर आएगा उसको, तीनों का यूज किया है, तीनों इक्वेशन का यूज किया है एरिया का, तभी आंसर आया, कॉपी करने दुकान से।
इसके बाद ये कॉपी कर लेंगे, ज्यादा इसमें तो इतना सॉल्व क्यों करना है, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेना, फिर ये लास्ट वाला कॉपी करना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, ऑप्शन में अगर टी के टर्म्स में दिया हुआ है तो टी के टर्म्स में फाइंड कर लेना है ना, टी के टर्म्स में गिवन है तो टी के टर्म्स में फाइंड, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा, ऑप्शन क्या होगा ये, इसके बाद ये कॉपी करना है, इसको छोड़, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। नहीं सॉल्व करूंगा, ठीक है। बोल रहा हूँ इस टाइम से कॉपी करने दो, कॉपी करने दो, बट नहीं। कॉपी किया इसको, देखो यार, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, रेस्ट से मोशन स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट में पहले ये एक्सेलरेट कर रहा है इक्वल्स टू एफ, यहाँ से यहाँ तक ये एक्सेलरेट कर रहा है, अज्यूम कर लेते हैं टी इक्वल्स टू t1, यहाँ से यहाँ तक का टाइम। फिर यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी आएगी, कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, u जीरो है, तो at1 मतलब ft1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ft। फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ का जो टाइम है वो t1 प्लस टी हो गया, मतलब यहाँ से इस टाइम की वैल्यू t1 प्लस टी है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम t, तो डायरेक्ट t लिखो, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t, जरूरी नहीं t1 प्लस टी। फिर इसके बाद ये वेलोसिटी तो v हो गया, अभी रिटार्ड कर रहा होगा कितने से, a2 मान लो इसको f/2 से, और फाइनली ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे रेस्ट में आ गया, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t3 एज्यूम या t2 एज्यूम कर रहा है, t2 या t3 एज्यूम। तो ये वाला डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है कि ये डिस्टेंस s, ये डिस्टेंस क्या है s, और टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 15s। तो पहले कुछ रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, s की वैल्यू को आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, हाफ at², u तो जीरो है तो हाफ at² हो जाएगा, तो s की वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी यहाँ से हाफ f t1² इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ से यहाँ देखिए कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, ये वाला डिस्टेंस मैं s2 अज्यूम कर लेता हूँ, और ये वाला डिस्टेंस s3, तो s2 की वैल्यू आप क्या लिखोगे, ये हो जाएगा v इंटू टी, तो s2 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा f t1 इंटू टी, ठीक है। s3 की वैल्यू आप फाइंड करोगे, तो s3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, s3, तो यहाँ पे
इस फॉर्मूला से मैं सॉल्व कर देता हूँ। वी फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू वी इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as। वी फाइनल तो 0 है, वी इनिशियल हो जाएगा आपका वी स्क्वायर, ये हो जाएगा -2f/2 इंटू s3, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा fs3 इक्वल्स टू वी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, तो वी क्या है ft1, ये लिख सकते हैं f स्क्वायर e स्क्वायर, सिंस v इक्वल्स टू ft1। तो यहाँ से एक f कैंसिल आउट हो गया, s3 की वैल्यू क्या दिख रही है आपको ft1 स्क्वायर, ft1 स्क्वायर को इक्वेशन 1 से आप क्या लिख सकते हैं 2f, कहाँ से आ गया फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, ठीक है। नाउ s1 प्लस s2 प्लस s3 इक्वल्स टू 15s, टोटल डिस्टेंस 15, s1 की वैल्यू ऐसे, s2 कितना है ft1t, s3 की वैल्यू कितनी है 2s इक्वल्स टू 15s, तो यहाँ से क्या जाएगा ft1t इक्वल्स टू 12s, ft1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, तो यह जाएगा 2s बाई f इंटू t इक्वल्स टू 12s, कहाँ से आया फ्रॉम 1। स्क्वायरिंग दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड f स्क्वायर इंटू 2s बाई f इंटू t स्क्वायर इक्वल्स टू 144s स्क्वायर, तो यहाँ से एक f कैंसिल आउट हो जाएगा, एक s भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह कितना गया 2ft स्क्वायर इक्वल्स टू 144s, तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ गई 2ft स्क्वायर बाय 144, आंसर कितना आ गया ft स्क्वायर बाय 70, ft स्क्वायर बाय 70। कॉपी Sir, कर, hello. Sir, S3 will be greater than S1, right? हाँ तो क्या बोलना क्या चाह रहे हो, उसके बाद क्या बोलना चाह रहे हो। सर मैं तो फिर जो ग्राफ जो बनाया है उसमें जो A3 वाला ट्राइंगल होगा उस that will be A3 will be greater than A1, no? हाँ Okay. उसमें क्या है, वो तो रफ डायग्राम है ना, वो जो ग्राफ बनाए वो तो रफ स्केल से मेजर करके थोड़ी ड्रॉ कर रहे हैं उसको, तो ऐसा नहीं कि सर उसमें तो नहीं दिख रहा था वो डबल होगा, तो ऐसा नहीं करना है ना, दिख रहा है अपने को एरिया क्या है डबल है, मतलब होगा डबल। Okay, sir. Okay. यहाँ पे ये S2 आ गया 12s, ये 12s दिख रहा है, इसको s एज्यूम, ये s गिवन है, तो ये 12s हो सकता है क्या, दिखने से तो नहीं लग रहा बट है 12s, ये तो रफ ड्रॉ कर रहे हैं ना, स्केल से थोड़ी मेजर करके ड्रॉ कर रहे हैं। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
फोर्थ क्या गिवन है, द पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल्स टू 0 at t equals to 0 starts moving along a positive x direction. Starts moving मतलब velocity भी 0 ही रहेगी initially. with velocity v नहीं, velocity v दिया हुआ which varies is ठीक है, तो v equals to दिया हुआ है alpha root x. x की वैल्यू 0 होगी तो v 0 हो जाएगा. The displacement of the particle varies with time. Displacement find करना है तो v को क्या लिखोगे, dx by dt alpha root x. x वाले टर्म को एक साथ, तो dx by root x equals to alpha dt x raised to minus half dx. अल्फा कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए dt. t equals to 0 पे x की वैल्यू 0, t equals to t पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज x. ये क्या हो जाएगा, x raised to minus half plus 1 upon minus half plus 1 0 to x अल्फा t. तो यहाँ से हो जाएगा x raised to half, ये हो जाएगा half 0 to x अल्फा t. तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2, पुट कर दो x half 0 raised to half equals to अल्फा t. तो ये जाएगा 2 root x equals to अल्फा t. आपको x, so squaring both sides 4x equals to alpha square t square. Hence x is directly proportional to t square. X is directly proportional to t square. Okay, copy करो. कॉपी कर. Done. Next, fifth देख लेते हैं अपन. The velocity of a particle v equals to v naught plus gt plus ft square if its position x equals to 0. x equals to 0 पे t की वैल्यू 0 ही है, मतलब t equals to 0 पे x की वैल्यू 0 है. देन डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम, मतलब t equals to 1 पे डिस्प्लेसमेंट होता है. ये सब क्वेश्चन आना चाहिए. नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने बिल्कुल भी रिवाइज किया ही नहीं है नोट्स को. नोट्स जो है आपके बैग में रहता है. फिर gt प्लस ft स्क्वायर dt, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन यार किया है. t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू 0 है, t इक्वल्स टू t पे x की वैल्यू x है, तो ये x आ जाएगा 0 टू x. ये क्या हो जाएगा, v नॉट कांस्टेंट bt gt स्क्वायर बाय 2 प्लस ft क्यूब बाय 3 0 टू t. t की वैल्यू 1 गिवन, t की वैल्यू क्या है 1 सेकंड, तो 1 लिख दो इसको. ये हो जाएगा x माइनस 0, पुट कर दीजिए v नॉट 1 माइनस 0 g बाई 2 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस f बाई 3 1 क्यूब माइनस 0.
तो हो जाएगा x इक्वल्स टू v नॉट प्लस g/2 प्लस f/3। यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 6 किया हुआ है इसीलिए 7 करेंगे। कंसिडर a rubber ball freely falling from a height h equals to क्या कांस्टेंट है? v नॉट कांस्टेंट है, v कांस्टेंट थोड़ी है, v वेरिएबल है। ये किसका फंक्शन है गया? टाइम का। v नॉट कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट। इतना कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बताया गया है। कहीं पे ऐसा लिख दिया ए टी प्लस बी टी, क्वेश्चन में गिवन नहीं है ए एंड बी क्या है, समझ लेना ए एंड बी कांस्टेंट ही होगा, ए एंड बी कांस्टेंट ही होगा। वेरिएबल ये इस साइड होता है और इस साइड जो फंक्शन दिखेगा वो वेरिएबल है। तो इस साइड v है और इस साइड t है, तो वेरिएबल ये होगा और ये होगा। v नॉट g एंड f ये कांस्टेंट रहेगा। 7 कंसीडर a rubber ball freely falling from height इतना onto a horizontal elastic plate. Assume that the duration of collision is negligible and the collision with the plate is totally elastic. इलास्टिक का मतलब बस थोड़ा सा बता देता हूँ। इलास्टिक में कभी भी इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है। इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है। यस, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। तो आपको बताया जाएगा जब कोलिजन पड़ा होगा तो आएगा। बट इतना समझ लेना है कि जहां पे इलास्टिक कोलिजन होगा वहां पे बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब अगर ये मान लीजिए प्लेट है, ये बॉल यहाँ से आ रही है, तो बॉल आएगी यहाँ पे आके किसी वेलोसिटी से आके स्ट्राइक की, तो जब ये रिबाउंड करेगा तो इसकी वेलोसिटी v ही होगी। अभी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर है, तो जब रिबाउंड करेगा तो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या होगा? सेम होगा। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या होगा? सेम होगा। फिर से ये सेम हाइट पे जाएगा, यहाँ पे फिर से रेस्ट में आ जाएगा, फिर से वापस आएगा, फिर से वेलोसिटी v होगी, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से वेलोसिटी। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो पहले समझ में आ रहा है ना कि ये किस डायरेक्शन में आ रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या लिखोगे? पहले 0 प्लस at, तो ये माइनस जी हो जाएगा, माइनस जी है ना, माइनस जी टी हो जाएगा। तो ये वाला ग्राफ ऐसा है, नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है। टाइम तो नेगेटिव होगा नहीं, टाइम के साथ ग्राफ है ना, टाइम तो नेगेटिव होगा नहीं, तो ग्राफ ऐसा आता, बट ये वाला पार्ट आएगा नहीं। y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स का ग्राफ है, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, ग्राफ इससे जाएगा। ये वाला पार्ट कंसिडर नहीं करना है, तो ये आएगा। फिर देखो जैसे ये स्ट्राइक कर रहा है सडनली अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, मतलब जितना नेगेटिव होगा यहाँ पे उतना यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, सडनली पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर से जब ये यहाँ पे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे 0 आ जाएगी, फिर से वो वैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब आएगा तो फिर से ग्राफ ऐसा हो जाएगा, तो डिक्रीज हो रही है तो ऐसा आएगा, इसके आगे ग्राफ ऐसा है, फिर यहाँ से आगे ऐसा ही कंटिन्यू। ये रेस्ट में था, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, क्या लिखोगे? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू माइनस जी इंटू टी, तो ये हो गया y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स। ग्राफ ऐसा, बट टाइम नेगेटिव नहीं होगा इसलिए ये ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ से आया। तो जब ये स्ट्राइक कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh हो जाएगा। फाइंड करना है तो फाइंड कर लेंगे, बट इतनी होगी वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे जैसे ये स्ट्राइक करेगा, रिबाउंड होगा, रिबाउंड होगा तो सेम स्पीड से रिबाउंड होगा, तो अभी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब पहले वेलोसिटी नेगेटिव थी, सडनली इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। सेम वेलोसिटी यहाँ पे मान लीजिए इसको v है, तो यहाँ पे भी होगा तो ये भी होगा, फिर वेलोसिटी डिक्रीज होकर 0 हो जा रही है, बट आपको पता है इक्वेशन जो आएगा तो वही आएगा, v फाइनल इक्वल्स टू v इनिशियल प्लस at, तो ये हो जाएगा v माइनस g। तो डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव स्लोप है, ऐसा है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर आगे सेम वैसे ही आएगा, आगे का ग्राफ ऐसा ही है, ऐसा ही आता जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए तो नहीं है, बी भी नहीं होगा,
आंसर इसका सी आ जाएगा। ये आ रहा है कितने से, v पे मान लो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है, नहीं बता देता हूँ, उसको बता देता हूँ, v है, ये वाली वैल्यू है h, मैं h ही मान लेता। तो जब ये यहाँ पे आएगा तो आप लिखोगे ना v स्क्वायर इक्वल्स टू 0² प्लस 2as, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस जी, s की वैल्यू क्या होगी माइनस h, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा 2h होगा। h की वैल्यू अगर होती तो क्या होती v स्क्वायर बाई 2h। अब जब ये रिबाउंड होगा तो कितने स्पीड से रिबाउंड होगा 20। जब ये यहाँ पे आएगा तो फाइनली ये रेस्ट में आएगा, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या आ जाएगा रेस्ट में आएगा, इसको h मैक्स मान। h का फॉर्मूला क्या होता है, h का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर बाई 2। when a particle is projected with velocity u, then in that case in vertically upward direction, then in that case maximum height attained by that particle क्या होता है u स्क्वायर बाई 2g। u स्क्वायर यहाँ पे क्या है v स्क्वायर, तो v स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाई 2g का इक्वेशन 1 से वैल्यू क्या है h, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी h, तो h की वैल्यू क्या हो गई h। तो यहाँ ये सब आना चाहिए, जब वेलोसिटी से आगे स्ट्राइक कर रहा है सेम वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये उसी हाइट पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी, उसी हाइट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0। नेक्स्ट 2 हो गया, 4th हो गया, 5th हो गया, 7th हो गया, 9th अभी बताने का नहीं है, सर्कुलर मोशन का है। 9th छोड़ दीजिए, 8 9th जो है ये सब सर्कुलर मोशन का है। जब सर्कुलर मोशन आएगा ना तो मैं डिस्कस कर दूंगा। हाँ टाइम भी सेम होगा, सब सेम टाइम सेम होगा। वो किसका है सर्कुलर मोशन, 1 मिनट हो गया। तो यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 जो है, 8 एंड 9, 8 एंड 9 है सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसको जब सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं डिस्कस करूँ सर्कुलर मोशन। ये आपके एग्जाम में जैसे मैं सपोज काइनेमेटिक्स 2 का एग्जाम हुआ या आपका एमटी हुआ, ठीक है, आपका क्या होगा नहीं होगा डायरेक्ट नहीं होगा, उसमें सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आता है, सेंट्रिफ्यूगल एक्सेलरेशन आता है, दोनों एक्सेलरेशन आता है, डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। सेंट्रिपिटल सेंट्रिफ्यूगल आपको कुछ पता नहीं है, सेंट्रिपिटल क्या होता है सेंट्रिफ्यूगल क्या होता है, ठीक है। तो वहां पे सॉल्व तो कर सकता हूं मैं, बट तुमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा सपोज एमटी है, एमटी में तुम्हारा सर्कुलर मोशन नहीं है, तो ये क्वेश्चन 8 और 9 टाइप के क्वेश्चंस एमटी में भी नहीं आएंगे, जो मेजर टेस्ट होगा ना उसमें भी नहीं आएगा। या टीडब्ल्यूटी आ रहा है, काइनेमेटिक्स 2 का टीडब्ल्यूटी है, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि ये किसका क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन का, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है ये, ठीक है। तो जब अपन डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन वहां पे ये सब आ जाएगा। तो 8 और 9 को अभी स्किप कर, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व तो कर ही सकते बट आपको समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या आ गया k y I कैप प्लस x j कैप। तो यहाँ से क्या आ जाएगा v इक्वल्स टू क्या जाएगा के वाई प्लस के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप। तो ये वाली वेलोसिटी क्या है वी एक्स की वैल्यू क्या है के वाई, और ये वाली वेलोसिटी क्या है वी वाई की वैल्यू क्या है के एक्स। वी एक्स को क्या लिखोगे आप डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू के वाई,
इसको क्या लिखोगे, dy बाई डी टी इक्वल्स टू के एक्स। ना, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये के एक्स बाई के वाई, के एक्स बाई के वाई। तो देखो ये डी टी वाला पार्ट जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई वाई, वाई को एक साथ एक्स को एक साथ, वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कर दिया तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, वाई स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो आप इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो आगे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू सी बाई टू, टू से टू जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, टू सी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। वी दिया हुआ है, आई कैप जे कैप, क्या, अरे मुझे एक्स और वाई का रिलेशन चाहिए। अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा मुझे टाइम का रिलेशन आ जाएगा, मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा मुझे टाइम का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में एक्स वाई का रिलेशन है, यस, ऑप्शन में क्या है, एक्स वाई का रिलेशन है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो ये हो जाएगा के एक्स अपॉन के वाई, कैंसिल आउट हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स और ये एक्स बाई वाई। तो एक्स और वाई का सिर्फ रिलेशन, अभी इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स और वाई में आ जाएगा अपना आंसर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, आंसर डी आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 4 5 7 9, अभी नहीं करना है, 10th हो गया, 11 12 13 14, 8 भी अभी नहीं करना है, 12 13 14, 12 13 14 ग्राफ है, देख लेते, चेक कर लेते हैं। सर 1 मिनट, पिछले वाला पेज का लोअर पार्ट दिखा सकते हो, खत्म नहीं किया। हाँ डन सर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, टू स्टोन्स आर thrown up simultaneously from the edge of cliff 240 meter high with initial speed 10 meter per second and 40 meter per second. Two stones are thrown up, ठीक है। Which of the following graph best represents the time variation of relative position of the second stone with respect to first? मतलब आपको फाइंड करना है x, अगर y मान लो तो y2 relative position फाइंड है ना, of second stone with respect to first. Assume stone do not rebound after hitting the ground and neglect air resistance take g equals to 10 meter per second. देखिए यहाँ से, तो यहाँ पे एक, अरे अलग अलग भी सॉल्व कर दो ना, ज्यादा इजी है, वैसे भी सॉल्व कर सकते, जो तुम बोल रहे हो ना उससे भी सॉल्व कर सकते, आंसर वही आना है। अब एक पार्टिकल ए को कितने से प्रोजेक्ट किया, या फर्स्ट को 1 है, इसको प्रोजेक्ट किया u1 की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड को प्रोजेक्ट किया u2 कितने से, 40 मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट मैं फाइंड कर लेता हूँ, रिलेटिव से भी आप फाइंड करेंगे, आंसर में कोई चेंज आने वाला नहीं है, आंसर में कोई चेंज आने वाला नहीं है, ठीक है। रिलेटिव से भी आप फाइंड करेंगे तो आपका आंसर आएगा, बट एक बार चेक कर लेते हैं अपन। तो यहाँ से क्या आ रहा है, टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड और 12 सेकेंड, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा 8 सेकेंड एंड 12 सेकेंड, ओके यस। ये आके स्ट्राइक करेगा यहाँ पे, ये वाली वैल्यू दी हुई है 240 मीटर, कितना 240 था ना यार, हाँ 240 मीटर। देखो पहले मैं इसका टाइम फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है, पहले मैं एक बार टाइम फाइंड कर लेता हूँ कि ये कितने टाइम में आके स्ट्राइक करेगा, ये कितने टाइम में आके ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। बिकॉज क्या होगा कि एक बार आके, क्योंकि रिबाउंड वाला कंसिडर नहीं करना है, तो एक बार आके स्ट्राइक किया तो मैं मान लूंगा कि ये यहीं पे रह जाएगा, दूसरा मोशन में होगा तो सिर्फ उसी का डिस्प्लेसमेंट आएगा, दूसरे का आएगा नहीं, ठीक है।
तो एक बार टाइम को देखना पड़ेगा, एक बार टाइम को चेक करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्टली अगर सॉल्व करना चाह रहे हो तो पहले मैं बता दूं। जैसे y1 आएगा, कितना आएगा, 10t माइनस हाफ gt स्क्वायर होगा। y2 की वैल्यू क्या होगी, y2 की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 40t माइनस हाफ gt स्क्वायर, होगा या नहीं होगा। तो देखो y1 माइनस y2 माइनस y1 फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1 कितना, 40t माइनस हाफ gt स्क्वायर माइनस 10t माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो ये वाला टर्म तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 30t। तो y1 माइनस y2 पहला जो पार्ट होगा इस ग्राफ का, ये कुछ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। बट दोनों का टाइम पीरियड सेम नहीं, दोनों का टाइम पीरियड सेम है क्या, ये बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम पीरियड नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलिए यहाँ, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा, इनिशियल वेलोसिटी डिफरेंट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, डिफरेंट होगा। अरे होगा या नहीं होगा। तो एक पार्टिकल क्या करेगा, आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, वो रेस्ट में आ जाएगा, वो रेस्ट में आ रहा है, सिर्फ दूसरा पार्टिकल मोशन कर रहा होगा, समझो, तब तुम डायरेक्ट कर सकते हो इसका आंसर। दोनों का अगर टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होता ना, तो ग्राफ यही आ जाता, आंसर यही हो जाता। दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आ जाता तो आंसर यही हो जाता, बट दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, सेम नहीं है। तो जब दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं है, तो एक पार्टिकल आएगा, स्ट्राइक करेगा, रेस्ट में आ जाएगा, अभी कोई दूसरा पार्टिकल मोशन कर रहा होगा। तो दूसरा पार्टिकल जब मोशन कर रहा होगा तो उसके डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को आप ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे। तो इसका इक्वेशन जो होगा, कोई एक ही पार्टिकल मोशन कर रहा है, इसके बाद कोई एक ही पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो उस पार्टिकल में जो इक्वेशन, उस पार्टिकल का जो y का इक्वेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होगा, वो कुछ ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो इसका जब आप ग्राफ देखोगे तो डाउनवर्ड पैराबोला ग्राफ दिखेगा। क्या दिखेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। ये बात आ रही है समझ में, क्या दिखेगा, अरे टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है ना, डाउनवर्ड पैराबोला, तो ग्राफ कैसा हो जाना चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम तक तो ठीक है, उसके बाद ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। तो डाउनवर्ड पैराबोला यहाँ से तो ऐसा ही होता है ना, डाउनवर्ड पैराबोला इसी टाइप का ना। तो यहाँ से ऑप्शन में देख लीजिए, तो डाउनवर्ड पैराबोला ऐसा हो, ये वाला पार्ट है। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, तो आंसर इस केस में 3 आ जाएगा। कुछ आई बात समझ में, वरना आप ये चेक करना है कि सर ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, तो उसके लिए आपको टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं फर्स्ट का फाइंड करूं, यस बोलिए Sir, the second part of the graph is for body B, no? Sir, the second part of the graph is for body B, no? When A comes to rest, body B is still moving. पता नहीं मुझे कौन सा रेस्ट में आएगा, वो चेक करना पड़ेगा मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कौन सा रेस्ट में आएगा, कौन सा रेस्ट में नहीं आएगा। बट हाँ, दोनों में से कोई एक क्या होगा, आके ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। तो ग्राउंड पे जब वो स्ट्राइक करेगा, समझो, ग्राउंड पे जब वो स्ट्राइक करेगा, रिबाउंड वाला पार्ट कंसिडर नहीं करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। Yes. Assume stone do not rebound, रिबाउंड नहीं कर रहा है, मतलब आके जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है तो रेस्ट में आ जा रहा है। अब ये बताओ, सपोज ये रेस्ट में आ गया, तब तक ये रेस्ट में नहीं आ रहा होगा ना, तब तक ये मोशन कर ही रहा होगा ना यार। तो उसके बाद जो रिलेटिव पोजीशन चेंज होगा सिर्फ इसी के ग्राफ की वजह से आएगा ना, इसका तो कुछ ग्राफ बनेगा ही नहीं ना। तो रिलेटिव तो सिर्फ इसी की वजह से चेंज होगा ना, तो रिलेटिव सब सिर्फ इसी की वजह से चेंज होगा, तो इसके बाद वाला जो ग्राफ आएगा उसी के बेसिस पे आएगा ग्राफ। तो दोनों केस में उसमें ग्राफ क्या आ रहा है, दोनों केस में ग्राफ क्या आएगा, डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। तो डाउनवर्ड पैराबोला का ग्राफ ऐसा होता है, तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो ये वाला ग्राफ यहाँ पे ऐसा है। ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे ग्राफ ऐसा तो जा नहीं सकता है, बिकॉज फाइनली दोनों जब ग्राउंड पे आएंगे तो रिलेटिव पोजीशन 0 हो जाएगा, जब दोनों ग्राउंड पे आ जाएंगे तो रिलेटिव पोजीशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फाइनली 0 होना है। यहाँ से ग्राफ, कुछ आई बात समझ में। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होता तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन आता, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होता तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन है ना। तो आप ऐसा टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे फाइंड कर सकते थे, 10t1 माइनस हाफ gt स्क्वायर 10t1 स्क्वायर, तो ये वही -240 हो जाएगा, 10t1 माइनस 5t1 स्क्वायर। यहाँ से आपको t1 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ t2, है ना।
अगर टाइम चेक करना है तो यहाँ से सिमिलरली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ T2। आप T2 की वैल्यू फाइंड, तो एक आके रेस्ट में आ जाएगा, रेस्ट में आया इसका मतलब है अभी उसका पोजीशन तो चेंज होगा नहीं, अभी जो पार्टिकल मोशन में उसी की वजह से ग्राफ आएगा, तो उसका ग्राफ दोनों ग्राफ देख लो तो डाउनवर्ड पैराबोला आएगा, तो ऐसा, तो इसका मतलब आंसर 3 हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। ये वाला जो है ये यहाँ से यहाँ और ये डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। यस, किसी एक का फाइंड करो रिलेटिव पोजीशन। थर्टीन क्या दिया हुआ है, विच ग्राफ corresponds to an object moving with a constant negative acceleration of and a positive velocity। मुझे ये बताओ, यहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन से आप बता सकते हैं, पहले ऑप्शन से ये बताओ। फर्स्ट ग्राफ देखो, ए क्या होना चाहिए, नेगेटिव, कांस्टेंट होना चाहिए नेगेटिव, ठीक है। सेकंड वी पॉजिटिव होना चाहिए, तो वी तो पॉजिटिव हर केस में है यार, वी तो पॉजिटिव फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। अच्छा, फर्स्ट ग्राफ कैसा है, फर्स्ट ग्राफ जो है वो ऐसा है, अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है वी टी में, तो आप क्या लिखोगे, अपवर्ड पैराबोला है तो ये जो वी आएगा कुछ ऐसा, ए एक्स ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, बी टी प्लस कुछ ऐसा आएगा, ये सब कांस्टेंट है, ए नॉट बोल दीजिए, ए नॉट बी नॉट सी नॉट, तो बी टी प्लस सी कुछ ऐसा है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, आएगा या नहीं आएगा, एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये बात आ रही है समझ, इंक्रीजिंग होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट तो होगा भी नहीं, कांस्टेंट होगा क्या, ये इंक्रीजिंग है, क्वेश्चन में बोला है कि नेगेटिव होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसमें तो कांस्टेंट भी नहीं आएगा, तो फर्स्ट ग्राफ तो पॉसिबल नहीं है, सेकेंड ग्राफ भी वैसे ही पॉसिबल नहीं, तो ये नहीं हो सकता है, सेकेंड भी नहीं हो सकता है, क्योंकि v किसका फंक्शन हो जाएगा, v क्वाड्रेटिक आ गया, तो एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन हो जाएगा, तो कांस्टेंट नहीं होगा, तो 2 तो ऐसे ही गया। थर्ड ग्राफ चेक कर लो एक बार, थर्ड, ये v है और ये डिस्टेंस x मान लो, ये vx का ग्राफ है, ये तो पैराबोला दिख रहा है ना, vx का ग्राफ है और ये पैराबोला दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अगर आप फाइंड करेंगे ये कुछ ऐसा होगा, ये बताओ, इसका इक्वेशन आप कुछ ऐसा लिखोगे, पैराबोला दिख रहा है, स्क्वायर में होगा कुछ इक्वेशन, v इक्वल्स टू समथिंग एक्स स्क्वायर, डाउनवर्ड पैराबोला दिख रहा है, तो कोई कांस्टेंट मान लो v नॉट, तो ये कुछ ऐसा है एक्जेक्टली, अगर आप ग्राफ देखोगे ना इसका, ये वाला ग्राफ, तो ये आपको ऐसा दिखेगा, पैराबोला टाइप का ही दिख रहा है ना, सही लिख रहा हूँ ना मैं, माइनस कुछ कांस्टेंट मान लो के एक्स स्क्वायर, एक मिनट, पैराबोला अगर सर्कल हो गया तो दिक्कत है, क्योंकि पता नहीं मुझे पैराबोला है या सर्कल है, सर्कल हो गया तो अलग आ जाएगा, है ना, क्योंकि ग्राफ सिर्फ ऐसा ही दिया हुआ है, सर्कल होगा तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, फिर सर्कल होगा तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम। अच्छा रुको एक मिनट, एक कुछ आएगा फिर, ए 1 और 2 तो नहीं होगा, इसमें कुछ डाउट दिख रहा है, एक मिनट में
एक बार फोर्थ को चेक कर लेता हूँ क्योंकि कुछ आइडिया नहीं है ग्राफ के बारे में, वरना स्लोप फाइंड करके मैं बताऊंगा इसको। फोर्थ आएगा या नहीं आएगा, एक बार वो चेक कर लेते हैं ना। तो ये ऐसा है, ये ग्राफ ऐसा है, तो ये यहाँ तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ये ग्राफ अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, ये कैसा ग्राफ है, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं अपन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो वी एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ऐसा होता है ये अपवर्ड पैराबोला। अरे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये, क्या बोल रहे हो अपवर्ड पैराबोला। वी एक्स की वैल्यू कांस्टेंट के हो जाएगी, तो वी को आप क्या लिखोगे, के एक्स रेज टू माइनस वन। अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो वी डी वी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा वी बाय के एक्स रेज टू माइनस वन, ये हो गया डी के एक्स रेज टू माइनस वन बाई डी एक्स, ये हो जाएगा के एक्स रेज टू माइनस वन के बाद ये हो जाएगा माइनस वन एक्स रेज टू माइनस टू। तो यहाँ से माइनस के स्क्वायर एक्स रेज टू माइनस थ्री हो गया, तो माइनस के एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ये भी एक्स का फंक्शन आ गया यार, ये भी किसका फंक्शन आ गया, एक्स का फंक्शन आ गया। अरे ऐसा ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जाके क्लास नोट्स देखे मिल जाएगा आपको अगर आपने अटेंड किया होगा। वी एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो मुझे ए इक्वल्स टू क्या आ रहा है, माइनस के स्क्वायर बाई एक्स क्यूब। तो ये भी कांस्टेंट नहीं है, एक्स का फंक्शन आ गया, किसका फंक्शन आ गया, एक्स का फंक्शन, ये एक्स का फंक्शन है। तो ये एक्स का फंक्शन है मतलब ये भी कांस्टेंट नहीं हो, ये भी कांस्टेंट यहाँ पे मुझे तो नहीं दिख रहा है कांस्टेंट। तो अब देखो मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ क्योंकि इस ग्राफ के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ये पैराबोला है या सर्कल है। सर्कल का भी पार्ट हो सकता है, ऐसा ग्राफ है कुछ नहीं दिया हुआ है तो सर्कल का भी पार्ट हो सकता है एक्स में। सारी बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं। तो अगर सर्कल का पार्ट होगा तो ये इसमें कांस्टेंट आ जाएगा, फिर एक्सेलरेशन। सर्कल का पार्ट होगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा एक्सेलरेशन। इसके रेडियस को आर अज्यूम कर लीजिए, इसको भी आर, आर नॉट आर नॉट। अगर सर्कल होगा तो आपको लिखना पड़ेगा वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर नॉट स्क्वायर, ऐसा होता था कुछ इक्वेशन बताया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर नॉट स्क्वायर, ऐसे। डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट। अरे यार ये सर्कल ये बताया नहीं है, सर्कल होता है ऐसा, ये ऐसा होता है जीरो जीरो रेडियस आर एक्स वाई। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर नॉट स्क्वायर। नहीं बताया है तो ये मेरी मिस्टेक नहीं है, जाके क्लास नोट्स जिसको जिसको मैंने बताया है वो क्लास नोट्स चेक करे, ऐसा आ जाएगा उसको। इक्वेशन ऑफ सर्कल डिस्कस किया है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, पूरा डिस्कस किया हुआ मेरा, क्योंकि मुझे पता है कि ये काइनेमेटिक्स में आने वाला है, इसलिए मैं इसको कैलकुलस में डिस्कस कर लेता हूँ। कैलकुलस में मैं क्या करता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। नहीं आ रहा है तो इसको मैं बता देता हूँ, समझ लो क्या, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से ये डाउट आना नहीं चाहिए किसी को कि सर ये नहीं बताया है, ये ऐसा। ये सर्कल है, इसका सेंटर है 0 0, रेडियस आर, रेडियस आर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई अज्यूम कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये होता है ना डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका सेंटर कहाँ पे होगा, 0 0। इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर कहाँ पे आएगा, 0 0, रेडियस क्या है आर, रेडियस क्या है। बट अगर यही सेंटर पे नहीं होता, कहीं यहाँ पे होता, ए बी, सेंटर ए बी रेडियस आर, कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लीजिए एक्स वाई, डिस्टेंस फार्मूला एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है। क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेंटर क्या होगा इसका, सेंटर होगा ए बी, रेडियस क्या होगा आर, रेडियस क्या है, कॉपी करो, इसको कॉपी करो। तो वहां तो उस क्वेश्चन में तो आपको ऐसे डायरेक्ट समझ में आया, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, मतलब आंसर क्या आना चाहिए, 3। आंसर क्या आना चाहिए, 3। तो किसी किसी क्वेश्चन में आपको एलिमिनेट करना पड़े, बिकॉज आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये सर्कल है या पैराबोला है। क्योंकि अगर सर्कल होगा तो इसमें ये एक्स वाला टर्म जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, एक्स वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा।
मैं सॉल्व करूंगा तो आपको आ जाएगा, x वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं अभी सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है, तो कैंसिल आउट। यस Sir, first and second won't come because v is a function of t square and then differentiate करके t आता है acceleration. इसलिए तो okay sir. कांस्टेंट नहीं होगा ना यार, Yes sir. तो इसमें भी कांस्टेंट नहीं है, इसमें भी कांस्टेंट नहीं, तो ये आंसर नहीं आएगा। अब इस वाला ये जो ग्राफ होता है ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ जो आएगा एक्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट रहेगा, तो ग्राफ ऐसा आएगा। एक्स को एक को इन्फिनिटी रखो दूसरा जीरो हो जाएगा, दूसरे को जीरो रखो पहला इन्फिनिटी हो जाएगा, So ग्राफ this ऐसा है। one also can you please explain बता देता rectangular? हूँ, मैं बता देता हूँ, बट जब आप इसको कांस्टेंट रखो, ऐसा कांस्टेंट आ गया, तो जब सॉल्व करोगे तो ये भी क्या आ गया, एक्स का फंक्शन आ गया, मतलब इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, वैसा समझ लो। कॉपी करो, पहले इसको कॉपी करो, तो उसमें एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फर्स्ट तो नहीं दिख रहा है, सेकंड भी नहीं दिख रहा है, थर्ड को सॉल्व किया वो भी नहीं दिख रहा है, तो आंसर जो है फोर्थ को सॉल्व किया वो भी नहीं आ रहा है, तो आंसर थर्ड। बिकॉज थर्ड के बारे में, ग्राफ के बारे में कोई आइडिया नहीं कि वो पैराबोला है या क्या है, क्वार्टर सर्कुलर पार्ट है ना, किसी सर्कल का पार्ट है, वो कोई आइडिया नहीं आ रहा है अपने को। देख के तो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो सर्कल दिख रहा है मुझे, बट पता नहीं पैराबोला भी हो सकता है, तो इसीलिए। Sir, यस sir, we can use circular equation only when they tell us no that 0 0 is the center of the circle. हाँ, तो यहाँ पे Okay. जो ग्राफ दिख रहा है ये वाला इक्वेशन तभी यूज करेंगे, अगर सेंटर ये होगा तो ये इक्वेशन यूज करेंगे। यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है ऐसा, ये ऐसा ही दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, अरे उस ग्राफ में यही पार्ट दिख रहा है ना, Yes sir, yes. तो इसका सेंटर तो यहीं पे रहेगा ना, 0 Okay sir. इसलिए वो यूज नोट कर लो इसको। ये सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो एलिमिनेशन, ऐसे क्वेश्चन को जहाँ पे आपको ग्राफ समझ में नहीं आए, तो जो ग्राफ आपको आता है उसको देखिए, उसी से आंसर कीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए ऑप्शन। तो मैंने इस क्वेश्चन में एलिमिनेट कर दिया, बिकॉज थर्ड वाला पार्ट वो क्लियर नहीं है, इसीलिए मैंने ऑप्शन ए बी 1 2 एंड 4 को सॉल्व किया, वो दिख रहा है मुझे, तो उससे आंसर आ नहीं रहा है, इसका मतलब थर्ड आंसर होगा। डन। अब देखो इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी आप समझ लीजिए, यहाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आगे कभी आएगा फिजिक्स में तो बताऊंगा नहीं फिर से। ये एक्स, इसका जनरल इक्वेशन यही होता है, एक्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या होता है, अब देखो यहाँ से, अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, सी मान लेता हूँ, सी बाय वाई, तो ग्राफ जब बनाइएगा आप, ये एक्स है ये वाई है। अब बताओ, व्हेन वाई इज टेंडिंग टू जीरो, व्हेन वाई इज टेंडिंग टू जीरो, एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब ये जीरो को अप्रोच करेगा तो एक्स जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो जैसे जैसे y की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, c को मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे y की वैल्यू इंक्रीज होगी x की वैल्यू डिक्रीज होगी, x की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। व्हेन y इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x इज टेंडिंग टू जीरो। व्हेन y इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x इज टेंडिंग टू जीरो। जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ये जीरो हो जाएगा, तो ये जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो x की वैल्यू जीरो, मतलब यहाँ पे, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। और जैसे जैसे y की वैल्यू डिक्रीज होगी x की वैल्यू इंक्रीज होगी, ये ऐसा ऐसा ग्राफ। यस, तो ऐसा भी हो सकता है, या कहीं पे आपको ऐसा भी दिख जाए, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो ऐसा नहीं कि पैराबोला बोल दिया, मल्टीप्लीकेशन में है ये, तो इसका ग्राफ भी इसी टाइप का आएगा, इसका ग्राफ भी इसी टाइप का आएगा। कहीं पे एक्स वाई क्यूब आ गया, एक्स रेज टू 4 आ गया, कुछ भी आ गया, इसका ग्राफ भी इसी टाइप का दिखेगा, क्योंकि ये किसमें है, मल्टीप्लीकेशन में। तो आप ऐसे लिखोगे ना, सी बाय वाई क्यूब, वाई की वैल्यू जीरो होगी, वाई की वैल्यू जीरो होगी तो एक्स इन्फिनिटी होगा, एक्स इन्फिनिटी होगा तो वाई की वैल्यू जीरो होगी, मतलब इसी टाइप का ग्राफ दिखेगा। टाइप वही होगा बट वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट होगी हर पॉइंट पे, बिकॉज यहाँ पे क्यूब आ गया, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, यहाँ पे पावर 1 है, बट ग्राफ क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, सर बस थोड़ा स्टीपनेस चेंज हो जाएगा ना? यस। ओके सर।
कॉपी कर लो, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन कर देता हूँ। और हाँ बोल सकते हैं, फोर्टीन में क्या है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, y raised to infinity, हाँ करेक्ट। A body is thrown vertically upwards. Which one of the following graphs correctly represent the, ये तो आना चाहिए आपसे। पार्टिकल को क्या किया है, प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, यू से प्रोजेक्ट किया, तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, वेलोसिटी क्या लिखोगे किसी भी टाइम पे, एट एनी टाइम टी, एट टी इक्वल्स टू टी, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u प्लस, कौन सा फर्स्ट ग्राफ, ओके फर्स्ट इसके ऑप्शन में बोलो, चेक कर लो ना, चेक कर लेते हैं अपन, v प्लस यू ये हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, u माइनस जी टी, नेगेटिव है ना यार, क्या है ये, नेगेटिव है ना, ग्राफ कैसा हो, डाउनवर्ड पैराबोला, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, स्ट्रेट लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन आएगा, और क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आएगा मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो ग्राफ कैसा जाएगा, इसका स्ट्रेट लाइन आएगा, स्लोप नेगेटिव है, डिक्रीजिंग है, ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फर्स्ट वाला ग्राफ कैसे आएगा तुम बताओ, फर्स्ट ग्राफ तो पॉसिबल ही नहीं है, फर्स्ट ग्राफ तो ऐसे ही पॉसिबल नहीं है, ये देखो यहाँ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, यस, एक टाइम पे दो वेलोसिटी पॉसिबल है क्या, नहीं ना, फर्स्ट ग्राफ तो ऐसे ही पॉसिबल नहीं, आंसर ये हो जाएगा। और भी किसी का कोई डाउट है, एनीवन, काइनेमेटिक्स 2 डाउट है किसी का, काइनेमेटिक्स 2, तो आपका यहाँ पे काइनेमेटिक्स कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीक से हो सकता है कि पहले एरर एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर हो जाए, देख लूंगा मैं, ठीक है, जो भी एरर एंड मेजरमेंट का पहले ये हो जाए, यूनिट एंड डायमेंशन बैच 2 वाले, यूनिट एंड डायमेंशन का कोई लेक्चर हुआ है तुम लोगों में, यूनिट एंड डायमेंशन बैच 1 को तो मैंने पढ़ा दिया, यूनिट एंड डायमेंशन, यस सर, सर जो पहले वाले लोग आए थे उनका हो गया, जो लेट आए थे मेरे को नहीं पता, नहीं हुआ है, बैच 2 का यूनिट एंड डायमेंशन नहीं हुआ है, ठीक है कोई बैच नहीं, 1 का हो गया। बैच 1 को तो मैंने पढ़ा है, तो पता ही है मुझे, बैच 2 यूनिट एंड डायमेंशन नहीं, अपन एरर एंड मेजरमेंट से स्टार्ट करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन आपको पढ़ा दिया जाएगा, एरर एंड मेजरमेंट तो बैच 1 वाले, एक लेक्चर हो चुका है एरर एंड मेजरमेंट का, एक लेक्चर लिया ना एरर एंड मेजरमेंट का, उसको रिवाइज करके आना है तुम लोगों को, क्योंकि वहीं से स्टार्ट होगा, स्टार्ट करूंगा तो वहीं से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो आपको रिवाइज करके आना है, नेक्स्ट लेक्चर में वही होगा, अगर यूनिट एरर एंड मेजरमेंट हुआ तो एक बार टाइम टेबल आने दो, मुझे लग रहा है एरर एंड मेजरमेंट होना चाहिए अभी, तो एक बार टाइम टेबल आने दो, देख लेंगे, अगर एरर एंड मेजरमेंट होगा तो जो मेंस 1 है, फर्स्ट बैच है, उसमें जो लास्ट लेक्चर में बताया था एरर एंड मेजरमेंट के लास्ट लेक्चर में, वहीं से स्टार्ट करूंगा, तो आप रिवाइज करके आना, ठीक है, ऐसा नहीं कि सर आगे बताओ, आगे बताओ तो ये सब क्या पढ़ेंगे, चलिए बाय बाय, टेक केयर, सर यस बोलिए, सर वो क्या था, व्हेन y टेंड्स टू लाइक y पावर इंफिनिटी होगा तो x 0 हो जाएगा,
y का पावर नहीं, वो अलग, वो कुछ और बोल रहा था। ये ऐसा है, देखो x है, c है, अगर इन्फिनिटी हो जाएगा, उतना नहीं जानना y का पावर इन्फिनिटी है कुछ, इतना समझ, अगर y को इन्फिनिटी पुट करोगे ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो, टेंडिंग टू 0। x इज टेंडिंग टू 0 ना, तो व्हेन y इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब y इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो x की वैल्यू इसके टुवर्ड्स आएगी, ओरिजिन के टुवर्ड्स, मतलब इस साइड आएगी, y एक्सिस पे आएगी। तो इसीलिए तो ग्राफ जैसे जैसे y की वैल्यू डिक्रीज होगी x की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जैसे जैसे y डिक्रीज हो रहा है x इस साइड ज्यादा जाएगा, और जैसे जैसे y की वैल्यू 0 को अप्रोच, x की वैल्यू